बहुत सारा डेवलपमेंटल काम हो सकता था, मे बी यहाँ नहीं हुआ, डिफरेंसेस हुए, बट अगर दोनों साइड का पैरेलली अच्छा एक लीडरशिप डेवलप हुआ होता तो वुड हैव बीन मच बेटर फॉर अस। आपका मानना है कि ठीक चीज है इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बनना? 99 वाला ही आगे इतना होगा या 100% वाले इतने होंगे कि आपका नंबर सबसे पीछे आएगा। लीडरशिप कश्मीर की मजबूत कैसे रहती आई है और जम्मू की लीडरशिप इतनी मजबूत क्यों नहीं हो पाई? दोस्ती भी है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे की ग्रिप है, तो हमारे बहुत से मसले इसी बात से हल हो जाया करते थे। कि अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं होते तो क्या होता है? करप्शन को लेके भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि ब्राइब भी ऑफर की जाती है। उस वक्त ध्यान नहीं ऐसी बातों पे जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन करनी, अप्रिसिएशन मिलना, लोग उसकी तारीफ करें, नमस्ते करें, आदाब करें, वही क्रेडिट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय उवैस। आज जैसे हमने हमेशा ही आप लोग को वादा किया होता है कि हम नेक्स्ट टाइम हम अगेन किसी ऐसी शख्सियत को लाएंगे जिनसे हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, और इसी तरह एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी लेगेसी जिनको कहेंगे हम, उनको हमने पहले अप्रोच किया था, काफ़ी टाइम से हम वेट भी कर रहे थे, और इनको जो आज के गेस्ट हैं इनको लाने का मकसद ये था कि इनके पास इस पर्टिकुलर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूटी है इसको लेके बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस जो अराउंड 68 से लेके 2011 तक, मतलब 68 में इनका सिलेक्शन हुआ था JKS में, और 2002 में इनका रिटायरमेंट हुआ था। 2005-6 ऑनवर्ड्स ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए कमेटी बनाई गई थी जो 2011 तक जो है उसमें सर्व कर रहे थे। और क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें आपको बोली है उसमें बहुत बड़े बड़े डेजिग्नेशन जो हमारे स्टेट के, तब स्टेट थी अब यूटी है, और उसमें रहा करते थे, वो चाहे DC जम्मू, DC कठुआ, कमिश्नर सेक्रेटरीज एंड अदर डेजिग्नेशंस आते हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सर का नाम सतीश राज कपूर है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन सर। आज बहुत खुशी है, जब से मैं आपके टच में आया हूँ तब से मैं सोच रहा था कि मैं कब आपसे इंटरेक्शन करूँ इस तरह का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस पॉपुलर प्रोग्राम में मुझे शमूलियत के लिए कहा, और आज ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसके लिए मैनी थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। इस तरह का कोई इंटरव्यू रिटायरमेंट के बाद? ना, कोई नहीं, चांस ही नहीं मिला, और ना ही ब्यूरोक्रेट्स को अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है। हाँ। कि ड्यूरिंग सर्विस तो कर ही नहीं सकते, तो सर्विस के बाद तो भर बिजी रहे। नहीं, मुझे लगता है सर, क्यों मैंने आपको उस टाइम, पहले तो इससे पहले कि मैं आपको आपके लाइफ के बारे में पूछूं, बट क्यों मैंने आपको अप्रोच किया था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम केटर करते हैं सिविल सर्विसेज जो अब एस्पायर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए। जो आपने 68 से लेके 2011 तक जो आपने किया है, बेसिकली वो सारी एक ऐसी कहानियाँ, एक ऐसे आपके तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस, एक तरीके से लेगेसी है आपकी, और वो लेगेसी मेरा ऐसा मानना है कि जो अब बडिंग सिविल सर्वेंट्स होंगे, जो अब बन रहे होंगे, जो बनना चाहते हैं, किस तरह का वो एक ग्लैमर देखते हैं इन सर्विसेज में, वो उनको नहीं आइडिया होता है कि ये सर्विसेज क्या है, इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे डेजिग्नेशंस ऐसे थे आपके जिसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका है, और वो हम शेयर करना चाहेंगे, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप शेयर करें। सो ये सारी बातें हम सर से लगातार करते रहेंगे, बट बिफोर डाइविंग इनटू योर एक्सपीरियंसेस, सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो बचपन है ये कहाँ गुजरा और कैसे गुजरा है? जहाँ तक बचपन का ताल्लुक है, मेरी पैदाइश सिटी में, जैन बाज़ार में हुई थी, जम्मू सिटी में 1942 में। राइट।
तो वो हमारा बहुत बड़ा घर था। हमारे ग्रैंडफादर फादर ये उस वक़्त के महाराज प्रताप सिंह थे, उनके दरबार में ये लोग आया करते थे। घर में माहौल भी था। मेरे 5-6 अंकल थे, 5-6 उनकी बुआएँ थी, उनकी वाइफ थी। वो एक किस्म की बहुत बड़ी फैमिली थी, जिसमें जॉइंट फैमिली, मल्टी जॉइंट फैमिली समझिए, उसमें हम बड़े पले। तो घर के बगल में ही कोई 100 मीटर के ऊपर हमारा प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पक्का-डंगा। तो वहाँ हम बचपन से 5th तक वहाँ पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद पढ़ाई का सिलसिला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल परेड ग्राउंड में मैट्रिक तक वहाँ पर पढ़ाई। और मैट्रिक के बाद हमने MEM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो फिर चले गए LLB करने चंडीगढ़, क्योंकि नॉर्थ उन दिनों जम्मू में लॉ कॉलेज नहीं हुआ करता था। तो हम 10-12 लड़के थे, प्रोग्राम बना के चलो भाई बाहर लॉ करने चलते हैं। तो हमने कहा चलें, घर से पैसे लिए चल पड़े और नियरेस्ट हम चंडीगढ़ गए। वहाँ उन्होंने एडमिशन दे दी, तो हम हॉस्टल में चंडीगढ़ पढ़ते। जो आपने बोला सर, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी, जिसमें काफी सारे बच्चे भी थे। हाँ बहुत, लेकिन नौकरी में कोई नहीं था। यही मैं पूछना चाह रहा, क्योंकि अटेंशन भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर बच्चे पे अटेंशन भी देना मुश्किल होता है। तो जाहिर है कि आपकी खुद की ऊर्जा थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, या फैमिली में कोई लगातार आपको सपोर्ट करता रहा? मेरी फैमिली में, हमारे खानदान में मेरे ख्याल में 100 के करीब होंगे बच्चे फैमिली। तो किसी ने सरकारी नौकरी तब तक नहीं की थी। आई वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन। तो बाहर भी मैं ही गया था, पहले लॉ किया। तो वहाँ से लॉ की ग्रेजुएशन करके जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ते हैं। तब तक कोई नज़र पड़ी कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी कोई होता है। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने पेपर अभी फाइनल ईयर में था, तो मैं भर दिया। फिर उधर से भी क्लियर हो गए और इधर से भी क्लियर हो गए। तो मतलब एज ए स्टूडेंट आप कैसे, अच्छे स्टूडेंट थे या नहीं? अगर आप कहो टॉपर, तो टॉपर मैं नहीं था। अच्छा। लेकिन ठीक थे, मैनेज करते थे। उन दिनों एक होता था कि बच्चा जो स्टूडेंट जो हमारे जैसे थे, उनका टीचर का बड़ा डर होता था। पता नहीं आजकल तो बहुत हम पता नहीं होता, घर वाले पेरेंट्स जाते हैं साथ में डब्बी खाने की, ये वो। हमारे वक्त में वो ऐसा नहीं था। हमारे वक्त में स्कूल भेजा, आ जाओ वापस, जाओ वापस, नहीं जाओगे तो छोड़ने चले जाएंगे। तो वैसा था। तो ग्रेजुएशन MA पॉलिटिकल साइंस ये हमने की, लेकिन नॉट एज ए टॉपर बट एज ए गुड स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ मुझे शौक था एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का बहुत। वो हर पंगा मैंने मतलब लेने का किया था। जब छोटा था तो रेडियो स्टेशन में चला जाता था। अच्छा। वहाँ मेरी मतलब रेडियो जॉकी, उसमें बोलना जी वहाँ पर प्रोग्राम होते थे। मैं अभी प्योर डोगरी नहीं बोलता था, लेकिन डोगरी के प्रोग्राम में मैंने इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। हर हफ्ते प्रोग्राम होता था। तो उस वक़्त मुझे याद है कि 5 रुपये शायद फीस होती थी जो मुझे मिलती थी। तो वो इकट्ठे करके हम साइकिल ले लिया जी, ये हमारा अपनी इनकम का ये सर्टिफिकेट है। तो उसके बाद फिर स्कूल में जब थे तो स्कूल के बैंड में हिस्सा लेना, कोई ड्रामा वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसमें हिस्सा लेना। गेम में क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, कैरम खेलता था, ऑलमोस्ट चेस खेलता था। ये गेम्स में शौक था। और पढ़ाई नेचुरली साथ में पढ़ना तो पढ़ता ही है, वो तो ज़रूर होता है। लेकिन उसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं एक किस्म का ऑलराउंडर बन गया हर मामले में। उसमें कोई ड्रामा हो, कभी कोई लेडी बन रहा है हम में से, तो कोई कुछ बन रहा है, तो वैसे प्रोग्राम करते करते। तो मतलब आप एक तरीके से अपनी पर्सनालिटी को जो डिफाइन करते हैं वो ये है कि आप हर तरीके, हर शोबे, हर तरीके से आप आगे चाहते थे पार्टिसिपेट करना। तो
आजकल के बच्चे अगर देखा जाए तो बहुत कन्फाइंड हो गए अपने हाँ, zones सिर्फ पढ़ाई में ही है, सिर्फ 100%। पढ़ाई में है। बस बस तो बस। आपका क्या ख्याल है, वो ठीक चीज़ है? नहीं, आजकल तो कंपटीशन है। हम्म, कोई कहे जी 93 94% नंबर लिए हैं तो समझो कुछ नहीं लिए। 99 वाला ही आगे इतना होगा या 100% वाले इतने होंगे कि आपका नंबर सबसे पीछे आएगा। हम्म, तो हमारे वक्त में उस वक्त ये बात नहीं होती थी, होता था हाँ जी पास हो गया जिंदाबाद। तो वैसा था, लेकिन आजकल का टफ कंपटीशन है, बहुत बिल्कुल टफ है। बिल्कुल ऐसा। तो सर्विस में भी बहुत टफ है कंपटीशन। किसी सर्विसेज में जाना हो, इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल कॉलेज अडॉप्ट करना हो, बच्चे को 12th से ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसकी कोई हद नहीं है, कोई बिल्कुल, और कुछ कर भी नहीं और पाता वो। कंपटीशन हो गया ना, क्योंकि कंपटीशन। एक एक नंबर के ऊपर 10 लड़के पास होते हैं। आपका मानना है कि ठीक चीज़ है इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बनना बच्चे के लिए ठीक है, नहीं, ओवरऑल सोसाइटी के लिए ठीक आजकल के मतलब है तो, क्योंकि अगर तो जीना है तो फिर तो ये सर्वाइवल करना, ऑफ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। द फिटेस्ट का बात है, बिल्कुल वो तो करनी ही करनी है। बिल्कुल। तो अगर पीछे रह गए, पास जस्ट होने वाला हो, तो फिर वो काम ही होगा। वो तो फिर करेक्ट सर। मैट्रिक में करके तो आप कहीं प्राइवेट कर लो। सर आपने मतलब ऑलमोस्ट जितना मुझे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट आपने सारे लीडर्स के साथ काम किया है। जी। सारे जनरेशनल लीडर्स, वो चाहे शेख अब्दुल्ला साहब हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो 2011 तक, सम पार्ट ऑफ इट गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ भी, कासिम साहब के साथ जो पहले जिनके साथ आप अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। जी। ऐसा क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप हमेशा रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में दो पार्ट में लीडरशिप का वैक्यूम रहा है, जम्मू में हमेशा रहा है। जी। जी। और आप इस दौर में पूरे टाइम में आप ये लीडर्स के साथ जी। जी। रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लीडरशिप कश्मीर की मजबूत कैसे रहती आई है और जम्मू की लीडरशिप इतनी मजबूत क्यों नहीं हो पाई कभी? नहीं, ऐसी बात थी कि मेरी पहली पोस्टिंग पॉलिटिशियन के साथ हुई थी एज अंडर सेक्रेटरी कासिम टू चीफ मिनिस्टर मीर कासिम मीर साहब के कासिम साथ। साहब। उनके साथ मेरी पर्सनल एसोसिएशन, तो क्योंकि स्टाफ में होते थे, दिन रात हम सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, Right. मैं अंडर सेक्रेटरी, पीए, 24 आवर समझो चीफ मिनिस्टर थी। के आगे पीछे होना, जब उन्होंने जाना करना। कई दफ़ा हम ब्रेकफास्ट भी वो इतने कोऑपरेटिव और इतने वो होते थे कि वो साथ मेंबर करते थे। समझते थे हमें अपनी फैमिली का। तो वो सुबह को आओ भाई खाना खाओ। कोई दिन त्योहार हो, जैसे ईद का त्योहार आता है, तो वो मीट का वो पीस होता था, उसके ऊपर पर्ची लगी होती थी, Correct. ये मिस्टर कपूर, ये मिस्टर सो एंड सो मिस्टर। तो उसमें हमें सरकारी नौकरी के साथ ये लगा भी नहीं कि हम कहीं बड़े पॉलिटिशियन के साथ कर रहे हैं काम। फैमिली शाम जैसा के लगा। 8 बजे 9 बजे तक हमें नौकरी वहाँ करनी पड़ती थी। हम्म, और हमारे उस वक़्त के जो सेक्रेटरी साहब थे, गुलाम अहमद साहब, बड़े वो कॉम्पिटेंट और बड़े मतलब अपने काम में माहिर थे। और उनकी एसोसिएशन में हमने ABC मतलब सीखनी शुरू की। बट जम्मू में ये लीडरशिप का वैक्यूम क्यों रहा? जम्मू में अब ये है, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। बट नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन, मैं सिर्फ जब लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा मुझे फील हुआ जितना जैसे मैं ग्रोन अप हुआ हूँ, जी, क्योंकि जी, आप जी। और मैं एक आम नागरिक, आम शहरी के हैसियत से बात कर रहे हैं कि उसी का मतलब बहुत जगह पे नुकसान भी होता है कि बहुत सारा डेवलपमेंटल काम हो सकता था, मे बी यहाँ नहीं हुआ, डिफरेंसेस हुए। बट अगर दोनों साइड का पैरेलली अच्छा एक लीडरशिप डेवलप हुआ होता तो वुड हैव बीन मच बेटर फॉर अस। जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रहे, कासिम साहब रहे, उनके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब वो भी रहे, कोशिश सबने की अच्छा, ओके। कि जम्मू को साथ रखना है, करना है और रहना है। हमारा एक दूसरे के बगैर कोई चारा नहीं चारा नहीं है। तो और जम्मू वाले भी ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक है, लीडर एक है, काम करवाना है तो पॉलिटिक्स
के पास जाएंगे, बिल्कुल अपने एमएलए के पास जाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, मीमो जो काम भी हो जाएगा। डेवलपमेंट का जो मीमो होगा वो कैबिनेट में पास होगा। तो ऐसी बात नहीं रहा, एसोसिएशन रही, लेकिन बीच में कई होते हैं वैक्यूम क्रॉनिक रहा। टाइप के, वो समझते हैं कि जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। लेकिन हमारी 40-45 साल की सर्विस में हमने सोचा ही नहीं कि श्रीनगर बैठे हैं या कश्मीर बैठे हैं। मतलब जाहिर है कि एक ही जगह है। 18-20 साल श्रीनगर दरबार मुंह में रहते रहे। बिल्कुल सही। और लोग हमारे वक्त में ऑफिसर इतने कोऑपरेटिव और इतने हेल्पफुल होते थे कि पता ही नहीं लगता था कि ऑफिसर को क्या है। मुझे अभी तक एक बात याद है कि मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ, जब मैं अंडर सेक्रेटरी था, वहीं डिप्टी सेक्रेटरी भी मेरी हो गई। तो वहाँ उस वक़्त के आईजीपी साहब, डीजी पुलिस जिनको बोलते हैं, पीर हसन शाह साहब उनका नाम था, वही उधर आए चीफ मिनिस्टर को मिलने। तो मुझे कहते हैं, बेटा आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो मुझे बोला। मैंने कहा मैं जानता नहीं इनको, तो लेकिन इतना प्यार था उनमें कि ये लड़का आया है जम्मू से तो हेल्प करो इसकी। हेल्प मौका नहीं मिला कोई भी, लेकिन ये पूछना भी बड़ी चीज़ है। ये जो आपका बेसिकली, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था आपसे, इतना सारा एक एक्सपीरियंसेस का भंडार है आपके पास, और आज जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, इनको ये बहुत डिफरेंटली देखते हैं इन सर्विसेज को। ये देखते हैं कि इसमें ग्लैमर है, इसमें पावर एंड पोजीशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा है, क्योंकि टेंडर एज होती है 21 साल 20 साल में, इन लोगों को लगता है कि पावर एंड पोजीशन होल्ड करना एक मज़ेदार चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि मज़ेदार चीज़ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिगर पावर कम्स विद बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे डिफरेंटली रहे हैं, तो क्या आपका माइंडसेट भी वैसा था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ? उसमें ये है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हुई है, ट्रांसफ़र हो गई या करवाई है आपने अपने, तो उसमें चार्मिंग पार्ट को छोड़ के आपको वहाँ डेडिकेशन चाहिए, आपको वहाँ सूटेबिलिटी वहाँ होनी चाहिए आपकी। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, डीसी है, आप कहते हो मैं डीसी बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है डीसी बनने का, तो वो तो नकारा, वो तो डिस्ट्रिक्ट चलेगा ही नहीं। डीसी को डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो उसकी ग्रिप में होना चाहिए पूरा, उसकी डाटा डीसी को पूरा पता होना चाहिए। एमएलए कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, पटवार कितने हैं, मेरे एरिया में कौन कौन सी टूरिज़्म की जगह है, कौन कौन से ये है, बायो अपना पूरा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि हमारे वक्त अब कभी कभी होता था कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पर थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता रहा। ऐसा होता है, कभी कभी हुआ होगा, हमने हमारे, लेकिन लकीली मेरे वक्त में मैं जहाँ भी रहा हमारी बड़ी कोऑपरेशन रही। बहुत एसएसपी साहब और मैं, हम एक ही थे, गाड़ियाँ 2 चलती थी, हम एक गाड़ी में बैठते थे दोनों। और एक तो उससे इम्प्रेशन पड़ता था पब्लिक को कि यार इन दोनों की दोस्ती भी है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे की ग्रिप है, तो हमारे बहुत से मसले इसी बात से हल हो जाया करते थे। तो उसमें अगर इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग किसी ने लेनी है, ग्लैमर तो होता है, लेकिन उसमें आपको सक्सेसफुल हो के बताना पड़ता है। मैं एक दफ़ा आपको वाक़या बताऊं कि मैं जम्मू मीटिंग के लिए आया हुआ था, कठुआ डीसी था। तो हीरा नगर के पास सुबह मैं गाड़ी जा रही थी, तो देखा सड़क जाम, लोग इकट्ठे हुए, 500-600-700 बंदा इकट्ठा। मैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचा नहीं था, मैं तो जम्मू से जा रहा था। एक देखा मैंने, एक डीएसपी, कहीं खाली एक डीएसपी था, रास्ता दोनों तरफ से गाड़ियाँ, जम्मू की साइड से भी और पठानकोट साइड से भी बंद। मैंने कहा पूछा क्या हुआ? कहता है जी वो कोई डेड बॉडी हो गई है, ये हो गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो कोई, मैंने
तो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, गाड़ी जिनकी रुकी है, वो तो कहते हैं डीसी साहब इनको लाठीचार्ज करो, अभी इनको डिस्पर्स निकलवा करो। दो। मैंने कहा ठीक है, हम इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट मैंने इंतज़ार किया। मैं अकेला था, मेरे साथ बॉडीगार्ड था, और मैंने देखा सिर्फ एक डीएसपी मेरे डिस्ट्रिक्ट का वो वहाँ तैनात था। वतन। मैं गया तो मैं वो भीड़ को उधर से बीच में होके, तो आगे एमएलए साहब वो वहाँ खड़ा था। मैंने उसके कान में कहा, मैंने कहा यार आपकी अब बन गई है, बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई है, तो अब रास्ता खोलो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी हमें। तो अब वो हमारे रोज़ तो काम के लिए आया करते थे हमारे डीसी ऑफिस में, और वो उसको पता लग गया कि डीसी साहब मौके पर पहुंचे हैं। उसने भी 5 मिनट लगाए और धरना उठा दिया और गाड़ी चलने पड़ी। अगर मैं वही खड़ा रहता, मैं लाठीचार्ज करवाता और फोर्स मंगवा लेता, तो वो दंगा फसाद शुरू हो जाना था। तो जो उनकी डिमांड थी जेन्युइन, वो हमें पूरी तो करनी है, लेकिन हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है एक फेथफुलनेस भी होनी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट ने लगाया है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें आपको कुछ करके दिखाना है, लोगों को करना है। और कई दफ़ा होता था कि भाई डीसी की भी किसी जगह, कई दफ़ा, अब नाम नहीं मैं लूँगा किसी डीसी का, मेरे से पहले की बात है, वो मैन हैंडलिंग होगी डीसी साहब की, और वो जब एक दफ़ा मैन हैंडलिंग हो जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट तो चला नहीं सकता। उसको उन्होंने मैंने किया, ट्रांसफ़र करवा ली। फिर उसके बाद पोस्टिंग मेरी ही वहाँ हुई। अच्छा। लेकिन मैं 2.5-3 साल रहा, तो बड़ा अच्छा रहा, हर पीसफुल रहा, जम्मू के नज़दीक था। तो अपनी इंस्पाइट ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हम ऐसे तो कितने सारे वाक़या, कितने सारे चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि डीसी कठुआ, डीसी जम्मू एंड डिफरेंट अदर जिन पोस्ट पे आप रहे हैं। हमारी ऑडियंस बेसिकली वो हैं जो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी या इन जनरल किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एज ए डीसी, ऐसे सपोजिटली एज ए डीसी जम्मू, फिर आपने कितने टाइम आपने जम्मू में सर्व किया एज डीसी? जम्मू में असल में मेरा पीरियड जब आया ना, तो उस वक़्त मोस्टली मैंने इलेक्शन करवाई। 1996 की जनरल इलेक्शन हमारी स्टेट की। आप जम्मू में डीसी? मैं जम्मू डीसी था। 11 कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारे उस वक़्त जम्मू की, या रसपुरा, ये सांबा वगैरह एक ही होता था। तो मेरा मेजर टाइम जो है उसी इलेक्शन में 3-4 महीने वो उसके मेरे निकल गए। तो उसमें लेकिन ये है कि भगवान का शुक्र है कि अच्छी इलेक्शन हो गई, कोई फेयर इलेक्शन। जबकि वो 90s का टाइम था और टर्मोइल का ठीक ठाक टाइम था। उसके बाद फारूक साहब की गवर्नमेंट बनी थी उस वक़्त। तो लेकिन कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है जी यहाँ का, इसने वो किया बीजेपी के साथ या एनसी के साथ या किसी की। वो टाइम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहा, और गवर्नमेंट की इलेक्शन भी हो गई, काम तो हो गया। फिर मेरी जब नई गवर्नमेंट आई तो नई उनकी पॉलिसी अपनी होती है, फिर उन्होंने अपने टाइप के जहाँ अपना चेंज किया था वो फिर। बट सपोज आप डीसी कठुआ थे सर, 2.5 साल 3 साल आपने बोला कि आप डीसी कठुआ रहे हैं, तो उस बीच में, वो टेन्योर के बीच में आपको क्या लगा कि एक इंसान में ये जॉब क्या डिमांड करती है? मतलब अगर हम बोलते हैं कि आप जब पेपर लिखते हो कंटेंट ज़रूर होता है आपके पास, बट आपका पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन उसमें दिखना चाहिए, उनको एक ऑफिसर दिखना चाहिए उसमें। वो नहीं, आपको एक मैं बात बताऊं, जब भी किसी ऑफिसर की ट्रांसफ़र किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है, कोई कैडर डीसी के अलावा भी होती, उसकी पब्लिसिटी और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पहले पहुंच जाती हैं। हाँ, करेक्ट। आजकल इतना नेटवर्क है कि वो ये कैसा ऑफिसर है, ये क्या इनकी डिमांड करता है, इसकी क्या वीकनेस है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये फेथफुल है नहीं है, पढ़ा लिखा है, सियाना है, मिलनसार है, जो रात दिन कभी, ये सब पहले पता लग जाता है डीसी। आधा काम तो पहले ही हो चुका होता है। तो बाकी
काम अब नहीं, बट उस टेन्योर में जब आप रहे, उस जी जी टेन्योर के चलते चलते जैसे आपने बोला कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई जी थी, जी आप जी गए, आपने कान में बोल दिया एमएलए साहब के, और आपने उसको डिसंगेज कर दिया उसी टाइम। ये क्वालिटी है जी एक एडमिनिस्ट्रेटर की कि विदाउट हार्मिंग पॉपुलेशन के किसी जी सूरत में जी किसी का प्रॉब्लम ना हो। ये लॉ एंड ऑर्डर भी एक ट्रेट है। डिसीजन मेकिंग, आपने इमीडिएटली कोई डिसीजन आदमी मेकिंग अच्छी ली। टैक्टफुल होना चाहिए सिचुएशन के साथ। क्योंकि एक और बात मैं बताऊं, गुजराल साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आई के गुजराल साहब, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी रहे, दोनों मेरे डिस्ट्रिक्ट में वो आए थे। ये 98 ये 99 की उसी बात है, जब पीरियड कुछ की ही मेरे टाइम में मेरे अटल बिहारी दौरान। वाजपेयी जी थे। तो मुझे जब अटल बिहारी वाजपेयी पहले आए तो वहाँ स्टेज बनानी होती है, और डीसी का तो ये 100% काम होता है कि वीआईपी की सिक्योरिटी और उसका करना। जब मैंने डीएफओ साहब को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट अफसर जो था फॉरेस्ट का बुलाया, उन्होंने कहा जी कि जनाब वो आज कश्तीरियाँ ही नहीं मिलती। तो मैंने कहा ये सवाल मैं नहीं सुनूंगा, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप चाहे पंजाब से लाओ या जहाँ से लाओ, अपने बड़े अफसर को बोलो मुझे सुबह तक यहाँ स्टेज तैयार हुई होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी वाले वो भी साथ आपके सिस्टम। और वही हुआ, पूरी रात कहीं पंजाब से उन्होंने लाई लकड़ी, क्योंकि उन्होंने ये मूवमेंट ऑफ स्लीपर शायद बैंड थे या क्या बात थी। तो स्टेज बनी, प्राइम मिनिस्टर आए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के लिए उस स्टेडियम में उधर यूरिनल या प्राइवेट बाथरूम था ही कोई नहीं। अच्छा, एक रात में पूरा बाथरूम भी बना, टाइल भी लगी, और वो पूरे पानी की टैंकी भी लगी, वो सब कुछ लग गया। ये मौका भी, एक्सपीरियंस भी देता है आगे फ्यूचर के लिए। लेकिन वो काम हुआ, क्योंकि यूज नहीं हुआ चाहे बाथरूम, लेकिन उसकी एक नेसेसिटी है कि प्राइम मिनिस्टर जब आएगा उसको चाहिए, ये चीज़ चाहिए। प्राइवेट एक होता था उनका सेफ रूम भी चाहिए, क्योंकि किसी इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर को स्कॉट करना है तो कहाँ लेके जाना। वो फिर आर्मी की हमारे साथ ही वो यूनिट की थी, वहाँ पर पुलिस का वो सेफ रूम बनाया गया, तो बड़ा अच्छा काम हो गया। अच्छा, उससे पहले क्या था कि मैं और एसएसपी साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर टेस्ट करने के लिए एक दिन पहले आए, ग्राउंड जहाँ पर लैंड करना था। तो 2 हेलीकॉप्टर आए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उतारा। वो कहने लगे जी ये तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकेंगे। हमें कहा क्योंकि ये आपके पेड़ लगे हैं 2 ग्राउंड के बीच में, अगर बाई चांस हमें हेलीकॉप्टर को फिर उठना होगा तो वो तो पेड़ से टकरा जाएगा, तो वी सॉरी वीआईपी विल नॉट कम टू योर डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा यार ये बेइज्जती हो जाएगी। एसएसपी को कहा, मैंने कहा ये तेरी पुलिस लाइन है, इसी में लगे हैं पेड़, तो है वायलेशन थी। अब मैं वायलेशन करना पड़ा वीआईपी, तो मैंने कहा इसको जितना भी है, जो भी है नेसेसिटी पेड़ जो, इसको कर दो। तो दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर आए, फर्स्ट क्लास प्लेन जगह, हेलीकॉप्टर उतरा, चीफ मिनिस्टर साहब भी उतरे, हो गया, फंक्शन हो गया। ये तो नहीं पता होता ना सर, एज ए डीसी आप है, मतलब एज ए आम एक नॉर्मल सिटीजन, हमें ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया, सारी चीजें तैयार है, प्रोग्राम करके चले गए। ये नहीं पता होता कि बैक स्टेज में कितना काम किया होता है। एक हफ्ते पहले उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो वहाँ आया होता है उसको, तो उसको पहले तो वहाँ लोकल जो ऑफिसर होते हैं वो कईयों का एटीट्यूड होता है कि जी यहीं रोड़ा अटकाना टाइप का, टेलीफोन लगाना होता है। ये मस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर के पास उधर टेलीफोन होना चाहिए स्टेज के ऊपर। अच्छा, ओके। हमने उसको जो वहाँ का बीएसएनएल वालों का था उनको कहा, ओ जी क्या करना, कैसे देंगे, आप अपना कनेक्शन एक कटवाइए, हम वो ट्रांसफ़र करेंगे। सिक्योरिटी वाले को मैंने कहा, जो चीफ सिक्योरिटी वाला, उसने दिल्ली टेलीफोन पे बात की उनके हेड ऑफिस में। 5 मिनट में वो बाबू जो कह रहा था नहीं लगेगा, वो तारें उठा के खुद टेलीफोन लगाने के लिए आ गया। अगर मतलब ये बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे ऑफिसर की नहीं, लेकिन उस टाइम ये
कर दो तो काम निप जाता है, अगर नहीं करते तो चलो जी चीफ मिनिस्टर भी की भी कई बार इज्जत नहीं उनको रहती। लगता है कि रोड़ा डालेंगे तो शायद उनको ये नहीं पता कि किस स्टेचर के इंसान को आप उनको बोल रहे अपना वही एप्टीट्यूड था ना, हाँ जी आपका एक नंबर हम उधर से ट्रांसफर करेंगे। उनका प्राइम मिनिस्टर ने आना है, यहाँ अच्छे मर्जी आप स्पेशल नंबर लगा के वहाँ करिए। तो ऐसी चांस बनते हैं जिंदगी में, और लेकिन उसमें पार होना ना होना कुदरत का भी खेल होता है, लेकिन अपनी थोड़ी सी हिम्मत की बात होती है कि कर लो। कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी होती थी मिनिस्टर टाइप के। वहाँ चनाब टेक्सटाइल मिल है हमारे कठुआ में, बहुत बड़ी मिल है, कोई 5-10 हज़ार वहाँ पर लेबरर काम करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के लेबरर जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कहीं कोई मैनेजमेंट के साथ, कभी कुछ के, तो हमें चलाना पड़ता था। हम करते थे, कभी नाराज भी होते थे वो मैनेजमेंट वाले, कभी पब्लिक का भी देखते थे, तो लेकिन अच्छा टाइम हमारा सर्विस का बीत गया। ये जो सर आपने इतना लंबा टेन्योर आपका लाइफ का एज सिविल सर्वेंट रहा है जी, तो ऐसा मतलब एक पब्लिक परसेप्शन है जी कि पब्लिक परसेप्शन में बेसिकली ये जो करप्शन को लेके भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि ब्राइब भी ऑफर की जाती है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये होता है कि मिनिस्टर्स के साथ टसल होती है, मिनिस्टर चाहता है कि भाई स्पेशली पहले के ज़माने में कि कोई रिक्रूटमेंट हुआ तो हमारी लिस्ट निकाल दो, या जहाँ कोई काम हो, तो ऐसा कोई टसल रहा है मिनिस्ट्रल टसल आपका जहाँ आपका? आज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे वक्त में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ हमारे भी होते थे, क्या नाम, पटवारियों की जैसे पोस्टिंग होनी है डिस्ट्रिक्ट में होनी है, तो हम पहले ही बोलते थे पब्लिक को हर जगह जगह जाके, आप किसी को एक पैसा मत देना, अगर दोगे तो वो दरिया में डाल दो, वो उसके बराबर है, कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। आपकी जो काबिलियत होगी उसके ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपकी सिलेक्शन होगी, और वो काम कर जाती है कई दफ़ा। लेकिन कई बीच में ब्लैक शीप होते हैं, वो एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, तो वो बात लग गया। नहीं, बहुत सारे ऐसे, लेकिन इतनी बड़ी होती है, लेकिन हमारे वक्त में ऐसी कोई बात नहीं होती। उस वक्त ध्यान नहीं ऐसी बातों पे जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन करनी, एप्रिसिएशन मिलना। हमें उस वक्त के जो गवर्नर साहब थे, सक्सेना साहब थे, जब श्रीनगर मेरी पोस्टिंग, दरबार मुख के वक्त की बात है, एप्रिसिएशन हमें मिला। वो किस बात पर मिला, उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया, एडिशनल सेक्रेटरी में था फूड एंड सप्लाईज में, तो 90 की बात है, तो सेक्रेटरीट पूरा बंद, टीआरसी पूरा बंद, कैटरिंग वाले सारे बंद। एक दिन सब ने आर्मी के मेस में जाकर रोटी खाई, वो पूड़ी और आलू शालू वो जैसे लाइन में लग के खाई। सबने सोचा यार ये रोज़ काम थोड़ी चलेगा, सेक्रेटरीट भी जाना है, तो ये तो नहीं हो सकता, बेइज्जती भी है खाना। फिर हम 4-5 थे, मैं फूड सप्लाई में था, मुझे इंचार्ज बना दिया कि भाई आप करो क्या। हमने 4-5 लड़कों ने, ऑफिसर इतने लड़के थे नहीं, छोटे थे वो, तो हमने 500 रुपया डाला, 2000 रुपया हुआ। उन दिनों 2000 रुपया 60 बहुत बड़ा होता था अमाउंट। हमने गाड़ी हमें होती थी, सिक्योरिटी भी बीच में होते थे बैठे, हमने वो लाया, तो हमने कंटीन अच्छा वो लॉक, सारी क्रॉकरी लॉक कोई है नहीं उस वक़्त। हमारे उसी टीआरसी में सेक्रेटरी जैन साहब होते थे, पंकज जैन शायद, वो टूरिज़्म के सेक्रेटरी थे, उन्हीं के अंडर वो आता था। हमने कहा जी आओ आप भी, और एक मजिस्ट्रेट तो थे ही कई वहाँ पर हमारे साथ, उनको लेके हमने कैटरिंग का पूरा अलमारियाँ खोली, उनकी लिस्ट बनाई और वो किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, चीफ सेक्रेटरी साहब टक्कर साहब वो खुद मैस में आए खाना खाने। यार मैं देख कर हैरान हो गया कि आप बच्चों ने कैसे मैंने कर ली। फिर जम्मू से
आगे जो मतलब जो कैटरर थे खाना शाना बनने लगा। लेकिन हमने वो उस वक्त शुरू किया, इनिशिएटिव लिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन भी चली। बड़े बड़े अफसर जो थे, हम शाम को जैसे सुषमा चौधरी थी, पिल्ले साहब थे, अजीत कुमार साहब थे, बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट थे, वो भी उधर रहते थे। उनको शाम को कैंडल देने, एक कमरे में कैंडल दे दिया कि बिजली नहीं आएगी या नहीं होगी वो देना। वो मैंने किया, और मैनेज करने से ये हुआ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने भी खुश हो गई ऑपरेशन। और आपको पता ही है, वो तो हिस्ट्री है कि फिर वो एजुकेशन जो थी नॉर्मल सिचुएशन आ गई सेक्रेटरीट में काम। सुबह सेक्रेटरीट में जब जाते थे तो ये नहीं पता होता था कि वापसी पे ठीक ठाक आना है कि नहीं। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि आपने मेरा ख्याल है, अगर आपने बोला कि दरबार मूव के साथ आप जम्मू श्रीनगर जाते थे, कश्मीर जाते थे, और 89 के बाद जो हालात थे वो कंप्लीट चेंज हो गए थे। 90s में फिर मिलिटेंसी पीछे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन में जंडियाल सर थे, मैंने पीछे उनसे भी बात की थी, काफ़ी सारे जगमोहन जी के टाइम का जो दौर था, तो वो दौर में आप भी गए हैं, सेक्रेटरीट आपने भी वहाँ किया है। तो क्या कोई ऐसे इंसिडेंट जिसमें लगा कि नहीं, मतलब जंडियाल सर ने तो कई ऐसे मौके बोले कि मुझे लगा कि नहीं अब तो नहीं बचूंगा मैं, मतलब ऐसे सिचुएशंस कोई हुई वहाँ? पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल पे वो ऐसी बात कोई नहीं आई, क्योंकि हम उस वक्त मीडियम रैंक के ऑफिसर में थे। एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी ऊपर होता था, जो कि ब्यूरोक्रेट्स जो होता है बड़ा, वही रिस्पॉन्सिबल करता है, वही जिम्मेवारी लेता है, उसने आगे कन्वे करने होते हैं हमें आर्डर, तो हम करते। तो उसमें ऐसी नहीं, सिर्फ शायद एक बार मेरी पोस्टिंग जब थी तो जम्मू से सप्लाईज जानी थी राइस की, वहाँ गाड़ियाँ कोई नहीं थी, लोडिंग करने वाला कोई नहीं था, वो क्या नाम उसका, स्टोरेज कोई नहीं थी, ऐसी सिचुएशन थी। मतलब सप्लाईज तक भी नहीं थी। हाँ, चावल बिल्कुल। मुझे उन्होंने कहा क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने CRPF को बुलवाया, उन्होंने उनको मिन्नत वगैरह की, तो उन्होंने बेचारों ने थोड़े से बैग्स वगैरह 5-7 गाड़ियाँ उतारी। 5-7 गाड़ियाँ थोड़ी होती हैं, पता कितने हज़ार टन चावल जम्मू से श्रीनगर हर महीने जाया करता था। फिर क्या नाम, वहाँ के डिविजनल कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने कहा हम TRC में ही एक हाल है, उसी में चावल डंप कर देते हैं। मैंने कहा जी वहाँ से चावल जितने रखोगे 10-20% तो भाग चले जाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारी किसी की नहीं होगी, जो जाएगा उठाएगा थैला, शाम को ले जाएगा घर। लेकिन फिर भी उसको सेक्रीफाइस किए बगैर हमने वहाँ अनलोड करवाए, वहाँ पर चावल जितने भी है, ताकि पब्लिक को सही मिल सके चावल। तो वो जो सर एक टाइम था ऐसा कि जिस टाइम में टर्माइल हुआ है फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, वो इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन बाकी चीज़ों की वजह से, वो सिचुएशन काफ़ी ग्रेव हो गई थी। सिचुएशन ऐसी कि जो आउट ऑफ हैंड हो गई और लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, खून खराब हुआ, 10 चीज़ें हुई। तो जब आप पीछे देखते हैं, आपको लगता है कि किसी सूरत में वो थोड़ा डिफरेंटली हैंडल किया जा सकता था? नहीं, उस पर मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो उस वक्त, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल में भी ऐसा है कि एक हिस्ट्री में एक सिचुएशन बनी जिसको उस वक्त के हाकम्स ने, जो हेल्म ऑफ द अफेयर थे, उन्होंने डील किया, तो निकल गया वो टाइम, ऐसा था। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी तल्लक है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, हमारा सेक्रेटरी होता था श्रीनगर में बेचारा इंचार्ज वहाँ की सप्लाई, मैं होता था एडिशनल सेक्रेटरी। तो मुझे इवन कैबिनेट को मीमो भी जो होता था, मैं अपने दस्तखत से करके भेज देता था, जबकि वो अलाउ नहीं होता था, क्योंकि लेकिन जब सेक्रेटरी ने बोला करो, तुम काम करो, फाइल भी करो, तो हम वो कर ले, क्योंकि काम नहीं रुकने दिया हमने, वो काम हमने किया। मैंने श्रीनगर में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस किया, एडिशनल सेक्रेटरी फूड सप्लाई किया, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन किया, डिप्टी सेक्रेटरी टूरिज़म किया, ऑलमोस्ट हर महकमे में हमने
अपना काम पूरा किया और बड़ा अच्छा टाइम निकल गया। आजकल का वक्त है, आजकल के वक्त में ऑफिसर भी चेंज एप्टीट्यूड के हैं, उनका भी अपना ही नज़रिया है। हमारे वक्त में ऐसी बात नहीं होती थी। श्रीनगर में अगर अफसर आपका मुस्लिम है, छोटे सवार्डिनेट अगर नॉन मुस्लिम है, तो उनकी आपस में इतनी टाई अप होता था कि आप बात नहीं कह सकते कि कैसे काम चलता है। प्राइवेट काम भी कर लेना, सरकारी काम भी हो जाना, कोई हर तरह का मतलब आपस में मतलब इतनी कोऑपरेशन थी, वो आजकल के एडमिनिस्ट्रेशन में सॉरी नहीं है। वो अपना टाइम निभाना, टाइम पास हुआ तो कर लिया जिसने किया। तो सर जैसे मतलब बहुत सारी बातें हुई आपसे, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेके, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आप संभाले हुए हैं। मैं सर मेरे मन में एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में भी होगा, वो यही कि एक सिविल सर्वेंट को करप्शन से बचने के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। मतलब ऑफ कोर्स आपके भी पूरे टेन्योर में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिनमें ब्राइबरी बहुत ही आसान चीज़ लगती है लोगों को, आना, पैसे खिलाना और काम करवाना। तो ऐसे इंसिडेंट्स आई एम श्योर बहुत सारे हुए होंगे। तो आज जब मैं देखता हूँ तो लोग बोलते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्किप दिस पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और करना ही करना पड़ता है, या कभी लाचारी सी हो जाती है। तो ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो डिपेंड करता है मैन टू मैन। अगर तो इन एसोसिएशन विद अदर्स फंस गया बंदा तो फिर तो हो गया। अगर उसने होल्ड किया कि नहीं जी ये मैं आप करो, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, तो टसल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया अफसर। उससे अगर कोई नहीं डरता तो उसमें। आपकी ट्रांसफर हुई ऐसी? मेरी तो बहुत ही ट्रांसफर हुई है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर नहीं हुई कभी। वो मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट बोले कि जिस पे हुआ है ना। मैंने उल्टा मिनिस्टर की कैबिनेट में शिकायतें हो गई थी। वो क्या हुआ था कि उन दिनों फारूक साहब थे, तो मेरे मिनिस्टर थे अजय सदोत्रा साहब, तो उनकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट एनसी में जो अभी यहाँ जनरल सेक्रेटरी, उनकी जगह एक और कोई मिनिस्टर आ गए मेरी पोस्टिंग होने से पहले। तो कैबिनेट में मुझे उन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा, भाई वो फलानी फाइल का क्या हुआ। मैंने फाइल, क्योंकि मुझे जो मेरा आउटगोइंग कमिश्नर था उसने लिख के लिस्ट दी हुई थी, ये फाइल है, इम्पॉर्टेंट फाइल थी, मैंने वो पढ़ी थी। मैंने, अब शिकायत ही होती है कैबिनेट के सामने, मैंने कहा जी कि द फाइल हैज़ कम फ्रॉम द ऑनरेबल द देन मिनिस्टर बट विदाउट ऑर्डर्स ऑन इट। द सेम वाज सबमिटेड टू द प्रेजेंट मिनिस्टर हु हैज़ ऑर्डर्ड दैट दिस केस बी रीटेंडर्ड। उसने सर के ऊपर हाथ रखा कि अब इतना काम करने के बाद फिर ये, मैंने कहा अब वो मिनिस्टर भी बैठा था, शिकायत वाला जिनकी थी, तो अच्छा वो भी बैठे हुए थे। मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाद में कहा यार ये तूने बोल दिया। मैंने कहा जी मैंने वही चीज़ बोली जो सही थी। तो ये ऐसा है कि आदमी नॉर्मल कोर्स में करे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी सर्विस होती है, सबऑर्डिनेशन होनी चाहिए, फेथफुलनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, आदमी की नॉलेज तो चाहिए अपने सब्जेक्ट में। ये इतना वो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल JNK का टॉपर हो लड़का वही एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है। उसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और उसको, अब मेरे एक उनको अंडर सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर हफीज़ उनका नाम है, आजकल कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, बड़ा अच्छा हफीज़ सरमद। वो बेचारा मेरे पास नया जब आया था तो उधर डिप्टी सेक्रेटरी था, तो मेरे से ही सीखा, सब कुछ हुआ। उनकी किसी आपस में कुछ, मैं जब भी ज़िंदगी मेरा एक असूल रहा है कि ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को तंग नहीं करना। उनकी जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है
कभी गलत नहीं लिखनी। अगर किसी में थोड़ी बहुत कमी है उनको समझा दो, लेकिन लिखने में उसमें वो नहीं दिक्कत करना। हो सकती है। तो वो आज भी बेचारा मुझे मिलता है तो बिल्कुल समझो ऐसे मिलता है जैसे दोस्त और हो, हालांकि अपना मैंने हो। सुना है अगर आपसे वो सीखे हुए हैं, वो तो मैंने सुना है वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो इन जम्मू एंड मुझे अभी कश्मीर। तक अपने जो मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट के ऊपर लिखे थे कि ही इज ए ऑफिसर एक्सीलेंट नेचर एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंडिपेंडेंटली। जबकि उसके सीनियर अफसर जो था बीच में एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है ना, वो एडिशनल सेक्रेटरी ने आपने 19-20 टाइप के लिखा था। लिखे थे। मैंने कहा यार तू बेफिक्र रहे, मैं तेरे को देखता हूँ दिन रात काम में, मैंने वो लिया और उसका फ़ायदा उसको हुआ कि वो आज वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनके बारे में काफी नहीं बहुत अच्छा, बड़ी चर्चों में भी रहते हैं, वेल नेचर्ड। उसका फादर मदर मैं उनको ज़ाती तौर पर उनके मिलते हैं। जानता हूँ, उनके घर। नहीं, मैंने भी सुना है कि जो उनके पास जाते हैं, कभी मदद किसी को चाहिए होगी या नहीं, कहीं बड़ा पर गए हो बहुत तो वेरी हेल्पफुल। सॉफ्ट स्पोकन और बिल्कुल टू दी पॉइंट काम करने वाला। वो कोई ऐसी वैसी वो कोई बात नहीं आती। आपने सर अराउंड 68 में आपने स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया है, तो अगर आपने स्टेट सर्विसेज पहले अटेम्प्ट में किया होगा उस टाइम, पहले अटेम्प्ट में, तो फिर आपने यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम क्यों नहीं दिया उस वो टाइम? असल में पता नहीं कैसा है, उस दिनों हमें पता ही नहीं होता था कि सर्विसेज का, वो भी केएस का भी लड़कों ने कहीं भरे फार्म व्यार्म तो हमको भी पता लग गया, नहीं तो आईएएस का ख्याल ही नहीं आया था कि कौन होते हैं क्या। हमारी स्टेट में उस वक़्त आर के टक्कर साहब होते थे, पहले आईएएस अफसर आए थे जम्मू कश्मीर में। तो हमारी ट्रेनिंगों में हम डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट होती है, प्रोबेशन पीरियड जब होता है ना हमारा, तो हम उनके साथ काम करते हैं। कोई महीना कभी जुडिशरी में, कभी थाने में, पुलिस स्टेशन में, कभी डीसी के साथ, कभी कैसे। तो बस वही हमारी कन्फाइनमेंट रह गई, ना ही है फिर एस्पायर ही नहीं किया कि इंडक्शन के लिए फिर दोबारा एग्ज़ाम दें या करें, वो नहीं रहा। बट तब तो सर जैसे आप स्टेट सर्विसेज में क्वालिफाई हो गए, बहुत मतलब इजी था, प्रमोशंस अपने टाइम से होती थी। हाँ, उस वक्त ये थी कि मेरे हिसाब से ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑलमोस्ट पैरेलल जम्मू कश्मीर की, बट ऐसा अब नहीं है, अब नहीं। अब उस वक्त ये भी सुना था कि वो हमारी कोटा होता था ऑल इंडिया का, स्टेट का 50-50 था। तो अब सरकार से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। अब आप क्या बोलते हैं, क्योंकि अब तो है ही नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं तो। और उससे नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे जो अब एस्पायर करते हैं ऐसे सर्विसेज के लिए, वो स्टेट सर्विसेज को इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसमें उनको ग्रोथ नहीं दिखती। ये सही बात है। अब हम सरकार को कैसे समझाएं कि आप इसको टेकअप करें, क्योंकि इनका जब तक बच्चों को इनिशिएटिव करने, लेकिन वो बेचारा एक प्राइवेट कंपनी में लड़का काम करता है, वहाँ उसको 2-3 लाख रुपया महीना मिलता है और वो करता है, वो सरकारी नौकरी में क्या करेगा आगे? हाँ वही तो। उसको 4 साल के बाद कहीं अच्छा अफसर मिला हो तो प्रमोशन होएगी या कुछ होगा, तो वो थोड़ा सा सैड स्टेट है सर। मैं देखता हूँ कि मतलब मेरा ख्याल है 12 बैच से प्रमोशंस रुकी हुई है। 2012 कब वो क्लियर होगा, कब 24 का बच्चा वही आगे बढ़ेगा? आगे वो रेगुलर प्रमोशन हो जाती थी हमारे वक्तों में, और प्रमोशन भी मतलब ड्यू पोस्ट खाली हैं, वो पोस्टिंग कर दी, प्रमोशन हो गई, ऑटोमेटिक सीनियरिटी बनी। जब ये चलता था और नॉर्मल सीन में ये ठीक रहता था, आप क्या समझते हैं आप क्यों नहीं हो रहा होगा? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव। अब ये है कि अपनी अपनी टेन्योर की बारी आती है, जिसकी रजीम जैसी हो उस तरह का चलता है, सिस्टम चलता है। ये हमारे यहाँ बच्चे सर, जैसे जम्मू कश्मीर का सिलेक्शन अगर देखा जाए यूपीएससी में, कम बच्चे थे, अब तो थोड़ा सा फिर बेटर होने लगा थोड़ा, हाँ इम्प्रूवमेंट है। कम बच्चे थे, अब थोड़ा पार्टिसिपेशन और बढ़ रहा है।
सिविल सर्विसेज की तरफ, स्टेट जी सर्विसेज जी की तरफ। हमें सिविल सर्वेंट्स मतलब यूपीएससी में ज़्यादा लोग चाहिए जी जो पार्टिसिपेट करें बच्चे। जी मेरा जी हमेशा जी कोशिश यही रहता है कि मैं बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराऊं, सिविल सर्वेंट्स को लूँ, मोटिवेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। इवन दिस प्लेटफॉर्म इज़ आल्सो फॉर द सेम रीज़न जी जी कि जो पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के बच्चों को केटर करता है। तो आप क्या समझते हैं सर, हम मुझे या और लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए कि हम घर घर जाए, लोगों को अवेयर करें कि भाई इन सर्विसेज नहीं, में, ताकि वैसे हमारे यहाँ के सिविल सर्वेंट आजकल ज़्यादा हो। मीडिया बहुत डेवलप हो गया हुआ है, बच्चों को बहुत जागृति है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जब 10th से आगे चलते हैं तो उनको पता है कि 12th का नंबर जो है वो काउंट होंगे करेक्ट। प्रमोशन के लिए, सीट लेने के लिए, जेई के लिए, या कोई भी मेडिकल के लिए उसको पता होता है। वो मेहनत भी करेगा और सिलेक्शन भी अगर हो गई तो उसका कैरियर बन जाता है। अगर एक बच्चा मेडिकल की सीट लेता है, निकाल लेता है, तो उसका कैरियर तो नेचुरली बन जाता है। इसी तरह जेई की बात है, सिविल सर्विसेज की बात है, या मेन जेई के होते हैं, क्या ना ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं। बिल्कुल। तो बस आजकल सिर्फ ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, टफ बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चा नॉर्मल नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको पढ़ना है, कम से कम 15-20 घंटे दिन में पढ़ना है विद डेडिकेशन, और एम होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है। आपको ये सिविल सर्विसेज में मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आप सिविल सर्वेंट रहे हैं, लाइफ दी है आपने, जी जी प्राइम जी एज जी दिया है। अब जब आज अगर सपोज आपको बच्चों को बोलना पड़े कि आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो इन ट्रेड्स पे काम करना, इन चीज़ों पे काम करना है, नहीं, या उनको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक तो अगर अपॉर्चुनिटी जब मिलती है उसको अवेल करना ग्रैब। चाहिए, और अपनी क्वालिटीज को फुल एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अपनी जो प्लस पॉइंट्स हैं उससे करके, कंपटीशन है उसमें तो पेपर देखने वाला ने पेपर देखना है किसका, उसका नाम तो होगा नहीं, उसने सिर्फ ये देखना है इसने लिखा क्या है। राइट। उसका बेंट ऑफ माइंड डेली न्यूज़ पेपर भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज का नॉलेज उसको होनी चाहिए, उसको वर्ल्ड का पूरा पता होना चाहिए बच्चे को। जो एक अगर किसी छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी करना है तो उसको पूरा पता होना चाहिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी नहीं है। फिर खाली उसके नहीं, फिर हर तरह की उसके, लेकिन स्पोर्ट्स में भी उसको दिल होना चाहिए। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स एक किस्म की एसोसिएशन बनाता है। एक खिलाड़ी स्पोर्ट्स में आप होना देखा, चाहिए बच्चे को। स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होता है उसका दूसरे नॉर्मल आदमी से उसका एप्टीट्यूड अलग होता है। वो जीत में भी खुशी मनाता है और जब हार के में भी परेशान होता है। तो उसमें वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं एज ए स्पोर्ट्समैन। और यही कहते हैं सारे यार, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को बोलते हैं। हार हुई तो बर्दाश्त कर ली, ठीक है, जीत हुई तो मना ली, खुशी मना ली, डांस कर लिया, नाच लिया, खुशी होगी। तो ये बच्चों को पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो बेसिक है, पढ़ना तो ज़रूर है, और उनका बेंट ऑफ माइंड जो है ये तो फैमिली से भी कई दफ़ा डेवलप होता है। किन्हीं का बाप दादा कोई सर्विस में है तो वो अपने बच्चों को उसी ट्रेंड पे चलाते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन भी हो वो भी, उसके बच्चे भी फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर का बच्चा सिविल सर्वेंट का बच्चा। तो वो उस मामले में बच्चे को ये होना चाहिए, और मेहनत ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आजकल के नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, टफ कंपटीशन है, और वही ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है वो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। ऑल इंडिया सर्विसेज देख लो, JNK स्टेट सर्विसेज देख लो, और कोई भी सर्विसेज आप अभी कोई पटवारी की सर्विस देख लो, नायब तहसीलदार की सर्विस देख लो, उसमें भी करना है तो आपको मुकाबला करना है। और मुकाबला किससे करना है, जनरल कैटेगरी वाले भी हैं, अलग अलग
हर कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, गांव वाले हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ द कंट्रोल वाले हैं, हर एक के कोटे हैं, और आपका जो हिस्सा है उसमें आपने compete करना है। सर एज अ पर्सन आप जिस तरह आप रहे हैं हमेशा, जी अगर आज आप 21 साल के होते हैं जी। फिर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं कुछ और करते हैं? आज की आज सिचुएशन अगर में आप आज की सिचुएशन में आप 21 साल के होते हैं? नहीं, आज मुझे तो एज ए पर्सन मुझे लगता है कि मैं पहले तो मुश्किल था कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, वो भी पूछना था मुझे क्योंकि कि क्या आप कर वो पाते हैं? अपने मन में मैं कह रहा था कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो बेशक को एक्टिविटीज़ वाला भी हो कोई, लेकिन वो नहीं आ सकता, उसके लिए अब बट आप नॉर्मल। बोलते हैं ना कि आप मतलब सुपर एक्टिव इंसान थे हमेशा ही। मैं वही ना, हर में पंगा लेने वाला, वो समझ लीजिए ना, आप क्वालिटी 21 साल की क्वालिटी एनर्जी थी, है आपकी दोबारा, क्वालिटी थी मेरी आप वही। 21 साल की एनर्जी है दोबारा आपकी। वही। अब उस एज में तब भी और आज में मुझे नहीं लगता कि आपकी एनर्जी अगर उस लेवल की वापस डाल दी जाए तो कोई भी चीज ऐसी होती जो आप अचीव नहीं कर सकते थे। नहीं वही ना, तो लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँ कि इतना बड़ा टेन्योर देने के बाद आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज से भी बेहतर कोई ऐसी चीज होती जो आप थोड़ा शायद और बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर तो जिस तरह मॉनेटरी बेनिफिट की बात है, वो तो कारपोरेशन सर्विसेज जो होती हैं, वो इंटरनेशनल का सर्विसेज, वहाँ तो काफ़ी है। अगर प्रेस्टेज भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, आपको अपनी एक पर्सनैलिटी चाहिए, अपनी स्टेट में अपना नाम चाहिए कुछ, तो वो तो सर्विसेज अपनी जो है तो नहीं, मैं वो क्वेश्चन को चेंज करूंगा सर फिर कि अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं होते तो क्या होते हैं? नहीं होते तो मैं बिजनेसमैन होता, और क्या बिजनेस होता। करते मेरे आप? पेरेंट्स वगैरह वही, वो महाराज के वक़्त में उन दिनों वो मनी लेंडिंग का काम करते थे, मैं भी वही हो सकता था, और उसमें तो और तो पैरेलली लाइफ बिल्कुल डिफरेंट चली होती फिर। डिफरेंट उसमें ये हो सकता था, लेकिन अब है अल्लाह की मेहरबानी, हाँ, भगवान की बिल्कुल सही मेहरबानी कि मैं आ गया। मेरे बाद फिर बच्चे मेरे मतलब फैमिली के ख़ानदान में फिर वो सर्विसेज में आने शुरू हुए। कोई एयरफोर्स में गया, कोई डॉक्टर बन गया। आपके बाद? मेरे बाद मतलब मेरे अंकल कज़न के बच्चे या दूसरे बच्चे सब डॉक्टर ज़्यादा हैं, डॉक्टरों के इंजीनियर भी हैं, फिर आगे। तो आप लेकिन ट्रेंड मुहूर्त सेटर, मैंने किया था, आप ट्रेंड सेटर रहे ट्रेंड अपनी मैंने लाइफ में। सेटर रहा, मेरे देख के वो करते थे। और उस वक़्त हमारी, आपको बिलीव नहीं होगा, हमारी सैलरी पता क्या होती थी? 300 रुपया बेसिक। ये जीकेएस में? हाँ, अच्छा। 300-700 का ग्रेड था हमारा। और मुझे याद है अभी तक कि मैंने 2 महीने की सैलरी में इकट्ठी की, और मेरी मदर ने या फादर ने कहा कि सबको हम खाना कहेंगे, रोटी कहेंगे। पूरे खानदान ने खाना खाया उस 600 रुपये की रोटी खाई है। से। इतनी वैल्यू होती जब थी। आपका फिर आपका रिटायरमेंट हुआ तब कितनी सैलरी पे रिटायर्ड हुआ? अब वो सीक्रेट रहने तो सैलरी को के मैं बताता नहीं, अभी तक बच्चों को भी नहीं मैं बताता कि मेरी सैलरी पेंशन कितनी है। लेकिन खुदा का बहुत मेहरबानी है कि इतनी पेंशन है कि जितनी कईयों की सर्विस भी इस वक्त स्टार्ट करें तो नहीं, मैं तो पेंशन की तरफ जा भी नहीं रहा था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि एक इंसान जब स्टार्ट करता है और जब आखिर में पहुंचता है सर्विसेज को वही लेके, मैं तो कितना कहता हूँ ना, डिफरेंस होता है। 300 बेसिक पे 127 रुपये डीए और 50 रुपये फिक्स डीए था। ये हमारा, क्योंकि ट्रेनिंग में हम रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल के साथ थे ना, तो कभी बड़ी ब्राह्मणा, कभी 50 रुपये उन्होंने रखे होते थे, तो ये वैल्यू थी उस वक्त। लेकिन अब तो बड़े अच्छे मालूमेंट्स हैं, अच्छी सैलरी है, बच्चे प्रेस्टीज, सबसे बड़ी बात है इज्जत है। अगर ऑफिसर है उसको, अब सोशल कैपिटल इसमें बहुत है। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, मंसूरी गया ट्रेनिंग में, जब सर्विस इंडक्शन हुई मेरी आईएएस में, तो डुल्लू साहब वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। डुल्लू साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उस वक्त वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैं इन सर्विस ऑफिसर्स में ट्रेनिंग के लिए मैं भी गया हुआ था। तो इन्हीं के साथ फिर आपने उस टाइम अनजान पहचान थोड़ी बहुत हुई, तो बाकी हम अपनी अलग, कैंपस भी अलग अलग होता था इन सर्विस वालों का। और गवर्नमेंट की सर्विस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप स्टेट सर्विस में हो या ऑल इंडिया हो,
आप अपनी कंट्री को देख सकते हो। शुरू से ही आपको, आप जैसे हमें आईएएस में जब आए मसूरी गए, सारा इंडिया हमें घुमा दिया सरकारी नौकरी में। अब कन्याकुमारी कभी हमने सोचा ही नहीं था। भारत दर्शन बोलते हैं भारत उसको। दर्शन बोलते हैं। मुझे उन्होंने पूछा कि आप किस टूर में जाओगे, ईस्ट वेस्ट। मैंने कहा जी मैं कश्मीर का हूँ, मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी देखनी है, तो मुझे कन्याकुमारी वाला टूर मुझे दे दो। अब वो उसमें 4-5 ऑफिसर थे, तो हम गए पूरे केरला, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, चालू है उनका पूरा बिल्कुल हमने देखा। ये सर्विस प्राइवेट थोड़ी देख सकते हैं। और अपनी स्टेट में मैं कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा, कोई तहसील नहीं छोड़ी। कमेटी में हम एक एक घर में गए, पटवार में गए, चीफ सेक्रेटरी साहब थे हमारे, ग्लोरिया साहब, तो उन वो चेयरमैन थे कमेटी के। तो हमने 3-4 जो साल में रिपोर्ट दी, उमरुद्दौला साहब ने रिपोर्ट ली थी उनकी। तो हमने आगे, वो कैबिनेट की मर्जी होती है चेंज करना क्या करना, लेकिन उसी बहाने हमने लेह लद्दाख से लेके नीचे तक पूरा स्टेट एक एक जगह घूम ली। वो सर्विस में ही होता है, प्राइवेट है, आप कहाँ ले जा सकते हो, करगिल कहाँ जा सकते हो, अपना खर्चा भी नहीं है, बेस्ट से बेस्ट जगह में रहने के लिए। जब मीर कासिम साहब के साथ था तो मैं श्रीनगर से हम टूर बना था लद्दाख का, लद्दाख गए, आगे न्यूमा गए, उधर पता नहीं कहाँ कहाँ गए, और वीआईपी गए चीफ मिनिस्टर कंपेनियन समझ लो। सर अमेजिंग, मतलब आपका इतना सारा एक्सपीरियंस। वो बेनिफिट है। वो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि इसी बहाने आप अपनी स्टेट को भी देख सकते हो, इंडिया को भी देख सकते हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में हो तो आप ठीक है, आज इस स्टेट में हो, कल दूसरी स्टेट में जाओगे, पोस्टिंग देखोगे अपना, और पूरी प्रेस्टिजियस पोस्ट है। आपके बच्चे भी इज्जत से कहेंगे मेरा बाप सो एंड सो है, मौलाना अफसर है। सर आपने इतना सारा मतलब एक्सपीरियंस शेयर भी किया, ऑफ कोर्स, और इतना टाइम होता भी नहीं है कि हम एक एक चीज़ आपसे डिस्कस कर सके, काश होता। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर पूरे इस लाइफ लॉन्ग में अभी तक आपने इतनी बढ़िया लाइफ स्पेंड की है, और पूरा टेन्योर आपका इतना साफ सुथरा रहा है, आपने इतनी ब्यूटीफुली स्टेट को सर्व किया है, कोई ऐसी चीज़ है कि आपके मन में कि जो आपको लगता है कि ये मुझे और करना, इन लाइफ इन जनरल, सिर्फ सर्विस को लेके नहीं, इन जनरल आपको मे बी घूम और सकता था मैं, मे बी मुझे किसी और स्पोर्ट्स में लगातार रहना चाहिए मुझे था। ज़ाती तौर पे इतनी ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि फिर भी हमें JNK के कैडर ही था मिला हुआ आईएएस में, लेकिन गवर्नमेंट में चांस आते हैं बाहर घूमने के भी जाने के। अब जैसे इलेक्शन आती है, ऑब्जर्वर अपॉइंट होते हैं, हम ऑब्जर्वर बने कहाँ पर, फिरोज़ाबाद, कहाँ यूपी की स्टेट है, वहाँ VIP 1 महीना 4 बार बाई ईयर जाना आना, वहाँ रहना गेस्ट हाउस में। और DC साहब बेचारा 24 आवर वो ऑब्जर्वर को साथ होता है। फिर एक बार फिरोज़ाबाद के, जो शिकवाबाद के, फिर काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा नाम नहीं सुना होगा। मैंने नहीं सुना। समुंदर के किनारे है, उसमें समुंदर की शिप में हमने DC से रिक्वेस्ट की, शिप में सैर की पूरी इलेक्शन के दौरान, क्योंकि 3-4 बार जाना होता है, एक दफ़ा नॉमिनेशन, दूसरी बार इलेक्शन, तीसरी बार काउंटिंग, फिर रिजल्ट्स के वक्त, इस तरह की होती। ये सर्विस में ही आपको LTC मिलता है। ठीक है, मैंने नहीं ली, मैंने सारी सर्विस में, ऑल इंडिया सर्विसेज में LTC पर गया ही नहीं, ना बच्चों को लिया ना खुद गया, नहीं ये सही, अपना ही LTC स्टेट ही अपनी है। तो लेकिन अगर कोई घूमने फिरने वाला हो जाए तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, पूरे इंडिया में घूम सकता है, जा सकता है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, फैसिलिटीज बहुत हैं आजकल। आजकल ऑफिसर जो बनता है, IAS अफसर जो बन जाता है, बहुत फैसिलिटीज, ऑटोमेटिक आपकी
प्रमोशन होगी हम्म। 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, आईएएस में तो है ना 10 साल। सर, ये आईएएस में मैं हमारी स्टेट में भी होती थी, आजकल का मैं नहीं कुछ मैं कह वही सकता। बोल रहा हूँ कि आईएएस और स्टेट सर्विसेज जेकेएस में हाँ, मैं अब तो, क्योंकि जेकेएस वाले जेके जम्मू एंड कश्मीर में ही रहेंगे, इस वजह से लोग चूज करते हैं कि क्योंकि यूटी बन गई, एक आगमन कार्डर होगा, बाहर जाना होगा, तो इस वजह से लोग थोड़ी प्रेफर करते हैं, वो मुश्किल है। हाँ, दूसरा ये कि अब जो स्टेट वाले स्टेट में रहना चाहते हैं लेकिन वो करियर ग्रोथ नहीं देखना चाहते, मतलब अजीब सी एक सिचुएशन बनी है, हाँ, करियर ग्रोथ उस तरह की नहीं है, क्योंकि वो है, वो एट बात पार नहीं रखा जाता है उसको। तो वो मैं तो समझता हूँ कि मैं सरकार को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना हो कि वो जरूर इस चीज को देखे, नहीं वो और सर, स्टेट वालों को जो क्योंकि हमारे 1965 बैच आया था, फिर उसके बाद 68 बैच आया, फिर लास्ट बैच 72 का था जो कंबाइंड सर्विसेज का, बाद में फिर इंडिविजुअल सर्विसेज के आने शुरू हुए। तो ऑफिसर पूरे ऑटोमेटिक प्रमोशन होती थी, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसके बाद। और हम तो अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड समझते हैं जितना हमने सर्विस में गुजारा, पढ़ाई की, पढ़ते पढ़ते ही पोस्टिंग हो गई। अब एमए मैंने सर्विस में ज्वाइन करके, नहीं मिला सोचने हाँ, का। हमने ज्वाइन करके ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने पेपर दिए पॉलिटिकल साइंस के एमए के, वो भी क्लियर हो गए। तो वो तो बेकारी आप का तो उन मौका नहीं बच्चों में रहे ना कि जो मेहनती था, ऑलराउंडर था। लक भी होती है। एक चीज जरूरी है भगवान ये कि आप पूरी इस लाइफ में अपने आप को लकी मानते हैं, मतलब लक बस कितना बड़ा फैक्टर है रहा है आपकी होता लाइफ है, में? दोनों चीजें होती हैं, लक भी होती है और आदमी की अपनी जाति। लक कितना होता है सर, 100% में कितना नहीं, परसेंट आप मानते हो? 100% में जो बिलीव करे उसकी तो बात अलग है, वो आपका बिलीव क्या करे। बिलीव है? मैं तो बिलीव करता हूँ लक होती है। 10-1% होता है, ज्यादा होता है? नहीं, परसेंटेज नहीं मैं बता सकता, लेकिन लक और हिम्मत और एनर्जी और एजुकेशन अपनी पढ़ी हुई ये काम आती है, हर स्टेज पे काम आती है। बट लक आदमी तो अपने हाथ में होता नहीं आदमी है सर। इंडिविजुअल सिंगल अगर सामने आ जाए, उसकी शक्ल से ही, उसकी हरकत से, उसकी बोलचाल से पता लग जाता है ये कितने कैलिबर का बिल्कुल लड़का है, बिल्कुल। कितना पढ़ा हुआ है, क्या है। इंटरव्यू क्यों किस तरह लेते हैं, हाँ। यही करते हैं। और बच्चा ने तो वो क्या ज़रूरत थी कि इंटरव्यू, हम्म। वो हमारे वक्त में इंटरव्यू होता था, हम भी टाई शाई लगा के गए थे, तो उन्होंने 6-7 ऑफिसर बैठे हुए, हम जो बेचारे पूछते थे सवाल बता दिया, जो नहीं पूछ आए जवाब कह दिया, नहीं आते, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चा है ये। कहीं होता है ना रा टाइप का, वो इंटरव्यू आपका कहना है कि इसलिए लेते हैं कि कहीं ये लक से तो नहीं आया वो तो होता है, लेकिन उनके सामने वो अपना सीक्रेटली लिस्ट भी होती है, रिटर्न हाँ पेपर्स बिल्कुल, का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है परफॉर्मेंस का। तो बाकी उन दिनों बहुत, मेरे वक्त में चेयरमैन थे यही राजा राजकुमार रामनगर के, फिर आगा मुजफ्फर साहब थे, फिर चिकन साहब थे, फिर एक वीसी यूनिवर्सिटी के थे, बड़े बड़े मतलब एक हंगरू साहब, हाँ ना, चिकन साहब थे, और एक सरदार साहब भी थे, नाम नहीं मुझे अब उनकी याद बहुत है। तो वो अपने पूरे फन में माहिर ये मखदूमी साहब भी आप ही के बैच के क्या? शायद मखदूमी मेरे बैचमेट तो बड़े 18 आसपास। का बैच था हमारा, 18 ऑफिसर्स का बैच था। मिस्ताक अहमद गनाई वो प्रोफेसर थे, वो भी पॉलिटिकल साइंस में, वो आए थे। तो लेकिन ये बहुत खुदा का शुक्र करते हैं कि बड़ा अच्छा सर्विस कैरियर हो गया, बच्चे भी अपने सर अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ, इसलिए आपके साथ अच्छा हुआ क्योंकि आप अच्छे हो। बट इस बीच में ये सर्विस के करियर के बीच में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि वर्क लाइफ और फैमिली, मतलब पर्सनल लाइफ बैलेंस करना। वो थोड़ी सफ़र करती है फैमिली लाइफ करती है, क्योंकि अब आप सर्विस में हो, बच्चे मूव नहीं कर सकते, उनको एक स्टेशन पे पढ़ना है, और फैमिली आपकी सफ़र करती है, वो डिफिकल्ट थोड़ी पार्ट होता है इसका, क्योंकि वो या मैंने कर ले आदमी तो बात अलग है, लेकिन उसमें थोड़ा मैं करता हूँ, क्योंकि हमें कई दफ़ा होता है मैं श्रीनगर अकेले
खाना बनाने वाला कोई नहीं, दरबार मूव में या बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी भी याद आती है। बच्चे महीने 2 महीने के लिए उधर आना, तो उसके बाद नहीं तो 8 महीने इधर जम्मू में ही चलता है। बट लेकिन सर गुजर गया। इतना खूबसूरत आपका सफ़र रहा है पूरा सिविल सर्विस में, वही ना, स्टेट मैं सर्विस। अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, लकी समझता हूँ कि मैं प्रोमिनेंट अपने फैमिली में भी रहा, ख़ानदान में भी रहा, और अच्छा टाइम निकल गया, भगवान ने, खुदा ने अच्छा गुजारा। और दोस्त अब भी मिलते हैं, अदाब करके मिलते हैं, नमस्ते करके मिलते हैं। जिनके काम किए हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं हमने यार कहा ये उधर हमारा आपने अफसर हमारा है। काम किया है। कोई गाली नहीं देता, ये बात है। और क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, अगर वो सर्विस कुर्सी से उतरे और लोग उसकी तारीफ करें या उसको करें, नमस्ते करें, अदाब करें, वही क्रेडिट तो होता है। लगता है कि वाकई इस इंसान ने अच्छा कमाया है। नहीं तो कुर्सी पे आज उतरो, दूसरे दिन गालियाँ देते हैं, यार हाँ, ये तो वो कर गया, ये वो किया है। तो सर हमने बहुत टाइम लिया है आपका, और पूरी जैसे मैंने बोला कि हम आपका सारा ही टाइम, क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखनी पड़ेगी कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। बट मैं तहे दिल से मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और हमें इतना सारा टाइम दिया, इतना सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। बट बिफोर हम इसको कंक्लूड करें, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए जो ना सिर्फ सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इन जनरल, या लाइफ में जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, या पेरेंट्स देख रहे हैं उनको परवरिश करनी है बच्चों की, तो हम चाहते हैं कि आपका अपने आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस उनको तो मैसेज दें। पेरेंट्स को ये देखना है कि उसके बच्चे में एप्टीट्यूड क्या है। अगर वो बच्चा उसकी सर्विस है ही नहीं, मतलब उसको फिर बिजनेस में डालो। फिर वो अगर उसका एप्टीट्यूड है, पढ़ने में भी ठीक है, तो वहाँ तो समुंदर है फिर यहाँ से। नहीं, बट हम चाहते हैं कि आप उनको मैसेज दे बच्चों को कि क्या करना चाहिए नटशल में, और बच्चों को तो यही करना चाहिए कि सर्विस में आने से पहले पढ़ाई उनकी पूरी, जिस कैडर के लिए अप्लाई करना है उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए दिन रात एक करें। सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, कौन सा पढ़ना है, पिछले सब्जेक्ट की जो पुराने हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए। और पढ़ाई है ये काम आती है, एजुकेशन भी काम आती है, और ये टेस्ट जो करने से पहले जो पेपर करने होते हैं उसमें भी मेहनत ज़रूर होती है। और आदमी का अपना एप्टीट्यूड फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सिंपथाइज़र होना चाहिए टुवर्ड्स पब्लिक, गरीब अमीर सबके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए। एक कोई नहीं देखा गरीब है या अमीर है, या हर एक को सबके लिए एक है। एडमिनिस्ट्रेटर तो सबके लिए एक है। और बच्चे का फिर वही बात आ गई कि मुकद्दर भी होता है और लक भी होती है, और उसकी अपनी पर्सनल मेहनत भी होती है। और एनवायरनमेंट बड़ी चीज़ करती है, घर में जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चा वैसे आगे बढ़ेगा। सर फाइनल एक क्वेश्चन के, आज की जनरेशन में, आज के सिविल सर्वेंट्स में, जो हमारी सराउंडिंग्स में कोई ऐसा सिविल सर्वेंट है जो लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। नहीं, जो जिनको आप जानते इन सर्विस में, इन सर्विस राइट नाउ, इन सर्विस में इतना ज़्यादा नहीं जानते, इतना नहीं जानता। बाकी कोई, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% मेरे ख्याल में IAS के सीनियर ऑफिसर हैं, वो बाहर के हैं। 100% है, और बाहर के एक दो छोड़ के अपने यही मैं लोकल। पॉइंट आपको तो बोला था। मैं अगर आज भी जाऊं सेक्रेटरीट में तो एक दो कमरे में कहीं कोई मिल जाएगा पुराना, नहीं तो कोई जान पहचान वाला है। 100% तकरीबन सिविल सर्वेंट IAS बड़े उसमें है और अथॉरिटी पे, और सेकंड के शायद कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें स्टेट सर्विसेज आज के दिन में SDC है। ये मेरा जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने में हिम्मत दी।
हम इसी तरह, जैसे सर को हमने आज इनवाइट किया है, इतना सारा वक्त लिया है, हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सारी मन्नतों के बाद सर ने माना है। बट इनका भी यही एक मोटिव था कि बच्चों तक जो इनकी सर्विस रही है, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, वो बच्चों तक पहुँचे, ताकि आप लोग जब कोई सिलेक्टेड है, सिलेक्ट हो रहा है, कल को सिलेक्ट होगा, तो उनको ये सारी एक्सपीरियंसेस उनको अपनी लाइफ की जर्नी में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। आप लोग ऐसे ही देखते रहे और हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट गेस्ट के लिए अगर आप लोग के पास कोई ऐसा सजेशन है जो आप लोग देना चाहते हो, वो भी दे सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुल के सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।